मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा सेवा संस्था को जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस सेशन को चेयर कर रहे हैं आदरणीय तरुण विजय जी, और आपने तो बड़े सूक्ष्म तरीके से अपने बारे में बताया है, लेकिन आपके जो अनुभव रहे हैं, आपका जो मैं उसे ज्ञान कहूँगा, तमाम किस्म की जो है आपकी उपलब्धियाँ रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस पैनल को आप चेयर कर रहे हैं। मैं विशेष तौर पर उन लोगों को यहाँ पर उनका स्वागत करना चाहता हूँ जो कि हमारे प्रदेश के बाहर से आए हैं, और क्योंकि हमारे कई चिर परिचित यहाँ पर हमारे साथी लोग हैं जो देहरादून से और उत्तराखंड से हैं। लेकिन पहले तो विशेष मेरा आभार जो बाहर से आप लोग यहाँ आए हैं, और हमारे भी जो यहाँ के देहरादून और प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के हमारे साथी लोग जहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो 7वां सत्र है इस 2 दिवसीय कार्यशाला का, वो टूरिज़्म, जैसा आपको पता ही है कि वो एक टूरिज़्म के ऊपर ये वाला सत्र आधारित है, और टूरिज़्म के अलग अलग आयामों के ऊपर। तो मैं जिस आयाम के बारे में बात करूँगा, मैं बात करूँगा कचरे के बारे में या वेस्ट के बारे में। और मैं सबसे पहले जो अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, मैं एक ट्विटर पोल के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण भी है, लेकिन प्रस्तुतिकरण के अलावा मैं थोड़ा बहुत ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव रहता हूं, और ऐसे ही 31 दिसंबर की मैं आपसे बात कर रहा हूं साझा। 31 दिसंबर को मेरे जहन में कुछ अलग अलग सवाल आ रहे थे, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि मैं लोगों से जानने की कोशिश करूं कि लोगों की क्या प्राथमिकताएं हैं। हमारी तो अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, तो मैंने 3-4 सवाल जो हैं ट्विटर पर डाले। और ट्विटर का एक फीचर ये होता है कि आप एक ट्विटर पोल कर सकते हैं। तो ट्विटर पोल में आप बेसिकली 4 ऑप्शंस देते हैं, और मेरा कोई क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, लेकिन मेरे को उस आंसर ने थोड़ा सा एक किस्म से सरप्राइज किया। मेरा जो सवाल था, वो मेरा सवाल यहाँ पर है, वो आप ऑब्वियसली उसको आप नहीं देख सकते हैं। मेरा सवाल लोगों से ये था कि आपको क्या लगता है, उत्तराखंड की जो आइडेंटिटी है वो जल जंगल जमीन से डिफाइन होती है। तो मेरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से कि उत्तराखंड में आपकी सबसे ज्यादा चिंता कहाँ है। तो मैंने 4 इसमें एक किस्म से ऑप्शन दिए थे। मेरा जो पहला ऑप्शन था वो जंगल को लेकर के था कि क्या आप जंगलों के कारण विचलित हैं। दूसरा, जल जंगल जमीन की बात करें। दूसरा, लैंड के बारे में मैंने बात करी। मैंने पूछा कि आपको क्या लैंड डेग्रेडेशन वरी करता है, आपको लगता है सबसे बड़ी कंसर्न लैंड है या वाटर है। और चौथा, जो कि हमारा अपना सब्जेक्ट है जिस पे हम थोड़ा बहुत काम करने की चेष्टा करते हैं, वेस्ट। और वेस्ट में भी सॉलिड एंड प्लास्टिक। तो मैंने ये 4 चीजें डाली, और मैं स्वयं अचंभित हो गया जब मैंने उत्तर देखा। 42% लोगों का, जिन्होंने इस पोल पे रिस्पॉन्ड किया, उनका यह मानना था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज की तारीख में वेस्ट की चुनौती है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये ट्विटर पोल बोल रहा है। 42% लोगों का यह मानना था कि वेस्ट जो है, कचरा, इस समय उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्यावरण की चुनौती बन चुका है। हम लोग इस समय FRI के सभागार में उपस्थित हैं, और आप में से काफी सारे लोग देहरादून में रहते हैं, देहरादून के रहने वाले हैं। इस समय इस सभागार के 20 किलोमीटर की रेडियस 20 किलोमीटर की परिधि में 3 कचरे को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, और इसको मैं वेस्ट वॉर्स बोलता हूं। हमारे सामने एक नई पिक्चर सामने उभर करके आ रही है, जहां पर कचरे को लेकर के जो है लोग आंदोलनरत हो रहे हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा कचरे के ऊपर आंदोलन इस समय दून घाटी में कहीं चल रहा है, तो यहां से 20 किलोमीटर दूर शीशमबाड़ा में चल रहा है, जो खुद हमारे अध्यक्ष जी के परिसर के बिल्कुल बगल में है। शीशमबाड़ा तो सुर्खियों में है, लेकिन शीशमबाड़ा के अलावा यहां से 4 किलोमीटर दूर प्रेमनगर में एक और कचरे को लेकर के लोग आंदोलनरत हैं। उस प्रेमनगर का जो बोर्ड है वो म्यूनिसिपैलिटी के तहत नहीं आता है, वो यहाँ के कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आता है। वहां पर भी इस समय आंदोलन चल रहा है। यहां से 20 किलोमीटर दूर एक और जगह है कारगी, जहां पर शहर का कूड़ा जाता है, और कारगी में भी इस समय एक छोटा मोटा छुटपुट आंदोलन जो है वो कगार पर है। ऋषिकेश में, हरिद्वार में, उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर। तो ये एक मैं कैनवस पेंट करना चाहता हूं। मुझे लगता है एक नया फिनोमेना जो है हमारे सामने आ रहा है, जो वेस्ट वॉर्स का फिनोमेना आ रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े हमको पता है बड़े बोरिंग होते हैं, बट एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। कचरे को लेकर के जो डेटा हमारे सामने है वो एक्चुअली बड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन हम कुछ अप्रॉक्सीमेशंस ले सकते हैं।
अगर हम ये कहते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 ग्राम कूड़ा जनरेट करता है और इसी किस्म का डेटा होता है, 200, 300, 500 ग्राम कहा जाता है, और जैसे जैसे आप आर्थिक तौर से मजबूत होते हैं आप ज्यादा कचरे का उत्पाद करते हैं। तो बड़ा क्लियर है, अगर 130 करोड़ जनसंख्या है और अगर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 200 ग्राम कूड़ा पैदा करता है तो हमारे देश में प्रतिदिन 26 करोड़ किलो कूड़ा जो है वो पैदा हो रहा है। हम लोग थोड़ा प्लास्टिक पे ज्यादा काम करते हैं और जो भारत सरकार का आंकड़ा प्लास्टिक का है वो 25,940 टन प्रतिदिन का है। टन जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग फिगर है, बहुत सारे लोग टन को समझते नहीं है। एक टन में 1000 किलो होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे देश में प्रतिदिन 2.5 करोड़ किलो कूड़ा जो है वो पैदा हो रहा है, प्लास्टिक। तो ये अपने आप में बड़े भयावह आंकड़े हैं, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। हम उत्तराखंड की बात करते हैं, 1 करोड़ की ये जनसंख्या वाला प्रदेश प्रतिवर्ष 108 करोड़ किलो कूड़ा पैदा करता है। 100 करोड़। तो आप उसकी, अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके अगर आप अपनी आंख बंद करें 2 सेकंड के लिए और सोचने की कल्पना करें कि 100 करोड़ किलो कूड़ा इस छोटे से प्रदेश में आ रहा है, तो ये 100 करोड़ कूड़े का निस्तारण कहां हो रहा है। इस 108 करोड़ के आंकड़े में मैंने पर्यटकों का आंकड़ा नहीं जोड़ा है, तो उसको जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और प्रस्तुतिकरण पर आने से पहले मैं जो आखिरी बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से हमारे देश में कचरे को लेकर के 6 अलग अलग किस्म के कानून हैं। 2016 में वो नोटिफाई हुए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डेब्रीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट और एक हैजार्डस वेस्ट। हम 2020 में हैं। मैं अगर पिछले 5-6 साल की बात करूं, हमारे देश को 5 साल जो सबसे बड़ा हम सब परिचित हैं, सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना हमारी केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन थी। और उस स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी वो खुले से शौच मुक्ति की थी। मेरी बात यह है कि 5 सालों में अगर हम एक कानून पे थोड़ा सा आगे बढ़ पाए उसके अनुपालन पे, तो अभी तो 5 कानून और आगे पड़े हैं। क्या हमारे देश को 5 × 5 25 साल और लगेंगे? अभी 2020 है, यानी कि क्या 2050 तक अगर हम हर कानून का अनुपालन करने में 5 वर्ष लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पे तो चर्चा अभी शुरू हुई है, ई वेस्ट पे तो चर्चा ही नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन एंड डेब्रीज वेस्ट के बारे में बात ही नहीं हो रही है। इस छोटे से देहरादून शहर में 400 से 500 से ज्यादा अस्पताल हैं, उन अस्पतालों का कचरा कहां जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पृष्ठभूमि के सापेक्ष मैं अपने प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करना चाहूंगा और वेस्ट इन गंगा बेसिन उत्तराखंड। तो एक ये नेक्स्ट, बड़ा सरल प्रस्तुतिकरण है, एक खाली पिक्चर पेंट करता है, और अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अभी 6 मिनट है आपके। हाँ जी। तो ये और भी नीचे आ जाइए। ये एक प्रोजेक्शन है, क्योंकि टूरिज्म की बात हो रही है तो हमने एक हल्का सा प्रोजेक्शन करने का प्रयास किया है कि गंगा बेसिन की पॉपुलेशन क्या है। तो अब ये टिहरी, आपको पता ही है सारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग से हमारी गंगा नदी बहती है, और हरिद्वार और ऋषिकेश में आकर के, तो ये लगभग, और आगे आ जाइए। इसको अगर हम समराइज करते हैं तो 2011 की जनगणना के आधार पर इस गंगा बेसिन में 20 लाख लोग रहते थे, और ये 2021 में 25 हो जाएंगे, 2031 में 30 लाख हो जाएंगे। नेक्स्ट। ये मैं इसमें अगर कुछ हाईलाइट करना चाहूं तो मैं हाईलाइट ये करना चाहूंगा, आपको नीचे कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, आपको फिगर्स दिख रहे होंगे 2000 पर डे, 2500 पर डे, 3000 पर डे। तो इसको अगर आप विजुअलाइज करना चाहें, क्योंकि वंस अगेन डेटा कैन बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बट अगर उसको हम विजुअलाइज करते हैं कि भाई प्रतिदिन गंगा बेसिन में कितना कूड़ा निकल रहा है, हमारा अपना आकलन है कि प्रतिदिन लगभग 2000 छोटे हाथियों में, छोटा हाथी तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो
2000 छोटे हाथी के बराबर प्रतिदिन जो है कूड़े का उत्पाद इस गंगा बेसिन में हो रहा है। नेक्स्ट, ये आज की तारीख में है। तो यहां पे हमने लिखा है कि भाई सेफली अज्यूम्ड है कितना, ये मैंने बात कर ली। नेक्स्ट, ये हमारे सामने कुछ टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम इस कचरे प्रबंधन के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करी, स्वच्छ सर्वेक्षण। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैं 1 मिनट लेकर के इस पर बात करने की कोशिश करूंगा। ये स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के ये एक बड़ी एक अच्छी पहल है भारत सरकार की, जिसके तहत शहरों को साफ सफाई के इम्तिहान में प्रतिभाग लेना होता है। तो जो हम कर सकते थे अपने प्रदेश में, उसको हम इस पे नहीं कर पाए, इस स्वच्छ सर्वेक्षण को। तो मैं इतना ही रह करके करूंगा, लेकिन इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं कि भाई एक कंपटीशन होना चाहिए शहरों के बीच में, जागरूकता होनी चाहिए, जन सहभागिता होनी चाहिए, और जो शहर की कैपेसिटी है ये गंगा बेसिन की है, उसमें सैनिटेशन को लेकर के उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, और जो हमारे सिस्टम होने चाहिए वो इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए। नेक्स्ट, 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 एक हमारे सामने बड़ा अच्छा उदाहरण इंदौर का है। इंदौर पिछले 3-4 वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में फर्स्ट आ रहा है। तो ये अगर हम कुछ कर सकते हैं, इंदौर के माध्यम से भी कुछ सीखा जा सकता है। नेक्स्ट, कचरे को लेकर के अगर 2-3 एक बड़ी प्रमुख चीज जो है ये सोर्स सेग्रीगेशन, जिसे हम हिंदी में पृथकीकरण कहते हैं। जब तक हम अपने कचरे का पृथकीकरण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कचरे को वेट और ड्राई और हैजार्डस में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक हम इस कचरे के ऊपर, चाहे वो एक टूरिज्म का कचरा हो या कोई सा भी कचरा हो, तब तक हम उसमें विजय नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने उत्तरकाशी का है। तो कुछ छुटपुट तो हमारे सामने ऐसे प्रयोग यहाँ पर हमारे प्रदेश में भी हुए हैं, जहाँ पर लोगों ने, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उत्तरकाशी के, तो उन्होंने कुछ इस किस्म की कोई योजना बनाई कि भाई आप कुछ करेंगे तो हम आपको कोई अवार्ड देंगे। लेकिन इस किस्म की और आवश्यकता है, इस किस्म के प्रयोगों की और आवश्यकता है। चूंकि मेरे पास मात्र 2 मिनट बचे हैं, तो मैं अपने इस उद्बोधन को मैं इसको निराशा के साथ में समाप्त नहीं करना चाहता। मेरा प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया है। मैं आपको 2-3 बातें मोटी मोटी, जिन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा मिलती है और कहीं कोई आशा की किरण दिखाई देती है। हम लोग IIP के साथ काम कर रहे हैं, CSIR IIP, उनका कल वो यहाँ पर आए भी थे। और हमारे ही इस शहर में इस समय इस IIP के परिसर में 1000 किलो प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल बनाने का एक प्लांट लगा है। तो जब इस किस्म की तकनीकें हमारे देश में और आएंगी, तो निश्चित तौर पर हम एक तो प्लास्टिक के ऊपर भी विजय पा पाएंगे, और उस प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक तो बेसिकली पेट्रो प्रोडक्ट है, उसको हम डीजल में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारा एक और बड़ा अभिनव प्रयोग, मैंने उसके ऊपर जिक्र नहीं छेड़ा है, लेकिन कंपनी, ये सरकार, समाज और बाजार, ये 3 पहलू हैं, सरकार का, समाज का और बाजार का। और बाजार का बड़ा महत्वपूर्ण भाग जो है, मैं श्याम जी से मेरा निवेदन रहेगा कि सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से हम इस बात को भी जोर से उठाएं कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, क्योंकि हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का एक अहम पहलू पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपना माल बेचने की नहीं है, लेकिन अपने कचरे का, इनको डिस्पोजल करने की भी जिम्मेदारी इनकी है। इस मंच के माध्यम से अगर ये बात उठती है तो दूर तक इस बात को जाने की उम्मीद है। हम लोग नेस्ले कंपनी के साथ में मिलकर के इस दून घाटी में, देहरादून से मसूरी और उसके आगे 200 मैगी पॉइंट्स का प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि पिछले 6-7 महीनों में हम लोगों ने 8000 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक का जो निस्तारण है इन मैगी पॉइंट्स के माध्यम से किया है। बातें बहुत सारी करने को है, लेकिन मैं अनुशासन की सीमा में रहते हुए और टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।